नमस्कार दोस्तों। ब्रज क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति, जो राजस्थान के इतिहास का मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। 1857 की क्रांति। और ये जो टॉपिक है बीएसटीसी और बीएड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं। तो 1857 की क्रांति हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि 1857 की जो क्रांति है, 1857, इसकी शुरुआत 1857 में ही क्यों? यानी 1857 की क्रांति 1856 में, 1856 में, या फिर 1855 में, या फिर इससे पहले इसकी शुरुआत क्यों नहीं हुई थी? यानी क्या कारण था कि 1857 में ही शुरुआत हुई इसकी? तो इसका कारण था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल यानी जो सैनिक होते हैं, सेना में जो सैनिक होते हैं, उस सैनिकों के लिए एक राइफल दी गई थी, उसका नाम है एनफील्ड राइफल। ठीक है जी। तो सैनिकों के लिए एक राइफल दी गई थी, उसका नाम है एनफील्ड राइफल। इस एनफील्ड राइफल में एक कारतूस का उपयोग होता था। इस एनफील्ड राइफल के अंदर एक कारतूस का उपयोग होता था। और उस कारतूस के अंदर उस कारतूस के अंदर चर्बी थी गाय की। उस कारतूस के अंदर किसकी चर्बी थी? गाय की चर्बी थी। ठीक है जी, गाय की चर्बी थी। एनफील्ड राइफल के अंदर जो कारतूस था, उस कारतूस के अंदर गाय की चर्बी थी। ऐसी भ्रांति थी। ठीक है जी। यानी कारण क्या है? एनफील्ड राइफल को जब लेकर आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज, तो उस एनफील्ड राइफल के अंदर जो कारतूस लगता था, उस कारतूस में गाय की चर्बी थी और उस कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। एनफील्ड राइफल में जो कारतूस लगता था, उस कारतूस को मुंह से खेलना पड़ता था और उस कारतूस के अंदर थी गाय की चर्बी। ठीक है। तो यही कारण था 1857 में क्रांति होने का। क्या कारण था? कारण है गाय की चर्बी या फिर चर्बी युक्त कारतूस। ठीक है जी। तो 1857 की क्रांति का जो मुख्य कारण है, वो है चर्बी युक्त कारतूस या फिर गाय की चर्बी। इसकी जगह पर पहले जो चलती थी, यानी कि एनफील्ड राइफल से पहले, राइफल से पहले जो राइफल पहले इस्तेमाल होती थी, उस राइफल का नाम है ब्राउन बेस। यानी एनफील्ड राइफल से पहले जो भी इस्तेमाल होती थी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ब्राउन बेस। इस ब्राउन बेस में जो कारतूस था, उसमें ऐसी भ्रांति नहीं थी। लेकिन जो एनफील्ड राइफल आई थी अंग्रेजों द्वारा, नई राइफल 1857 में एनफील्ड राइफल लाई गई थी। उस एनफील्ड राइफल के कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था और उस कारतूस के अंदर क्या थी? चर्बी। यानी 1857 की क्रांति का मुख्य कारण है चर्बी युक्त कारतूस। अब 1857 की क्रांति के वाहक, यानी कि 1857 की क्रांति की सूचना, यानी अगर हमें सूचना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है, तो हमें मैसेंजर की आवश्यकता होगी, यानी दूतों की आवश्यकता होगी, जो हमारे मैसेज को एक स्थान से और दूसरे स्थान तक पहुंचाएंगे। ठीक है। यानी मान लो यहाँ पर क्रांति हुई है, इस जगह पर क्या हो गई है? हमारी क्रांति हुई है। इस जगह की सूचना को और यहाँ तक पहुँचाने का काम कौन कौन करेंगे? हमारे साधु संत। तो ये जो साधु संत हैं, ये 1857 की क्रांति के वाहक हैं। कारण हो गया चर्बी युक्त कारतूस, और 1857 की क्रांति के वाहक हो गए साधु संत। अब मैं बात करता हूँ प्रतीक चिन्ह क्या है। तो 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह है कमल का फूल और चपाती। चपाती का मतलब है रोटी, यानी कमल का फूल और रोटी हो गया 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह। ठीक है जी। अब कमल का फूल जो है, जब भी हमें कोई सूचना किसी सैनिक टुकड़ी को भेजनी थी, तो उसके लिए हम लोग कमल का फूल पहुंचाते थे। यानी कमल का फूल हमने किसी सैनिक टुकड़ी को दे दिया, तो ये सूचना है भाई कि भाई हमारे यहाँ पर क्या हो गई है? क्रांति हो गई है। और रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव के चौकीदार को भेजता था। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रतीक चिन्ह के रूप में कमल का फूल और रोटी का इस्तेमाल किया था। क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, यानी भारत का जीजी कौन था? भारत का जीजी था कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग। तब जब 1857 की क्रांति हो रही थी, उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है जी। आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति की देवी है सुगाली माता। यानी 1857 की क्रांति जब हो रही थी, तो उस समय 1857 की क्रांति
के टाइम पर जो सैनिकों की सहायता की थी सुगाली देवी ने। किस माता ने की थी? सुगाली देवी ने। सुगाली माता जो है वो ठाकुर कुशल सिंह चंपावत की इष्ट देवी है। ठीक है, कुशल सिंह चंपावत के बारे में हम लोग आगे चल के बात करने वाले हैं। बस अभी से आप लोगों को यही याद रखना है कि 1857 की क्रांतिक देवी कौन सी है? सुगाली माता। 1857 की क्रांति का भामाशाह कौन है? अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया जो है ये बीकानेर के रहने वाले हैं। अमरचंद भाटिया बीकानेर के रहने वाले हैं और ये ग्वालियर में रहते थे। अमरचंद भाटिया ये 1857 की क्रांति के भामाशाह हैं। अमरचंद भाटिया ने 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी, इसलिए इनको कहा जाता है 1857 की क्रांति का भामाशाह है। किसको? अमरचंद भाटिया। अब 1857 की क्रांति की शुरुआत। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ छावनी उत्तर प्रदेश से। 1857 की क्रांति की शुरुआत भारत में कहाँ से हुई थी? भारत में हुई थी 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी उत्तर प्रदेश में 1857 की शुरुआत हुई थी क्रांति की शुरुआत। और यहाँ पर क्रांति की शुरुआत की थी मंगल पांडे नामक व्यक्ति ने। मंगल पांडे एक सैनिक था, उसने क्रांति की शुरुआत की थी, मंगल पांडे ने। ठीक है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई है 28 मई 1857, यानी इसके 18 दिन बाद ही राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई है। और ये शुरुआत हुई है 28 मई 1857 को नशीराबाद छावनी। नशीराबाद छावनी कहाँ पड़ती है? अजमेर में। नशीराबाद छावनी पड़ती है अजमेर में। तो यदि पूछा 1857 की क्रांति की शुरुआत भारत में कहाँ से हुई है, तो भारत में हुई है मेरठ छावनी उत्तर प्रदेश। राजस्थान में हुई है नशीराबाद छावनी अजमेर में। नशीराबाद शहर जो है, नशीराबाद शहर ये बसा है डेविड ओक्टर लोनी ने। डेविड ओक्टर लोनी, ये हुई राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत। अब राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत तो हुई है नशीराबाद छावनी से। नशीराबाद छावनी से हुई है शुरुआत, और शुरुआत कब हुई है? 10 मई को। अंत हुआ है सीकर से। अंत कहाँ से हुआ है? अंत हुआ है सीकर से। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल सैनिक छावनियाँ कितनी थी? कुल सैनिक छावनियाँ थी राजस्थान में 6। और ये जो सैनिक छावनियाँ थी ये 4+2 में डिवाइड थी। यानी कि जो 6 सैनिक छावनियाँ थी ये 4+2 में डिवाइड थी। किस प्रकार से थी? 4 सैनिक छावनियों ने तो 1857 की क्रांति में भाग लिया था। उसके बाद में 2 सैनिक छावनी ऐसी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। अब 2 सैनिक छावनी कौन सी हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया? पहले देखते हैं 6 सैनिक छावनियाँ जो कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय थी। तो 6 सैनिक छावनियाँ कौन कौन सी? तो पहली सैनिक छावनी है नसीराबाद। नसीराबाद छावनी पड़ती है अजमेर में। पहली सैनिक छावनी कौन सी है? नसीराबाद। और नसीराबाद छावनी है अजमेर। दूसरी छावनी है नीमच, और नीमच पड़ती है एमपी यानी मध्य प्रदेश में। तीसरी सैनिक छावनी है देवली, और देवली पड़ती है टोंक के अंदर। और अगली छावनी है एरनपुरा, एरनपुरा पड़ती है पाली में। और अगली छावनी है ब्यावर, ब्यावर पड़ती है अजमेर के अंदर। और खैरवाड़ा पड़ती है अपनी उदयपुर में। खैरवाड़ा जो है ये पड़ती है उदयपुर में। ठीक? तो इस तरह से ये जो 6 सैनिक छावनियाँ हो गई हैं राजस्थान के अंदर, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो नशीराबाद छावनी जो है, नशीराबाद छावनी ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। उसके बाद ने नीमच ने भी भाग लिया था। उसके बाद ने देवली ने भी भाग लिया था। और एरनपुरा सैनिक छावनी ने भी भाग लिया। यानी कि 4 सैनिक छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। अब बच गई हमारी खैरवाड़ा और ब्यावर। खैरवाड़ा और ब्यावर ये 2 सैनिक छावनियाँ ऐसी हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। खैरवाड़ा और उदयपुर।
2 सैनिक छावनी ऐसी हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, बाकी 4 सैनिक छावनियों ने तो 1857 की क्रांति में भाग लिया था। अब आगे चलते हैं। नोट, ब्यावर और खैरवाड़ा। ब्यावर और खैरवाड़ा 2 सैनिक छावनी ऐसी हैं, एक है ब्यावर और एक है खैरवाड़ा। इन दोनों सैनिक छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, यानी बाकी 4 सैनिक छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। और ब्यावर और खैरवाड़ा, ब्यावर और खैरवाड़ा मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ब्यावर और खैरवाड़ा, इन 2 सैनिक छावनियों ने 1857 की क्रांति के अंदर भाग नहीं लिया था। बाकी 4 सैनिक छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। सबसे पहले जिस छावनी ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था उस सैनिक छावनी का नाम है नसीराबाद। क्या नाम है? नसीराबाद। नसीराबाद। नसीराबाद सैनिक छावनी ने भाग लिया था 10 मई को। कब लिया था? सॉरी, 28 मई को। कब लिया था? 28 मई को 1857। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट कितने थे, इनके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है जी। देखते हैं अभी हम लोग 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट कितने। तो सबसे पहले हम लोग 1857 की क्रांति में देखो, एक तरफ है रियासत और दूसरी तरफ है पॉलिटिकल एजेंट। एक तरफ है रियासत, दूसरी तरफ है पॉलिटिकल एजेंट। तो जयपुर रियासत की अगर मैं बात करता हूँ, जयपुर रियासत की, तो जयपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था ईडन। क्या नाम है? ईडन। जयपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट है ईडन। मेवाड़ रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट है, मेवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट है सोवर्स। क्या नाम है उसका? सोवर्स। कोटा रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट है, कोटा रियासत का, उसका नाम है बर्टन। कोटा रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? उसका नाम हो गया जी बर्टन। धौलपुर रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट है, धौलपुर रियासत का, उसका नाम है निक्सन। धौलपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट का नाम क्या है? निक्सन। भरतपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट का नाम क्या है? मॉरिसन। भरतपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट का नाम क्या है? मॉरिसन। जोधपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट का नाम है मैक मौसन। जोधपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट का नाम मैक मौसन। और सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट का नाम है जेडी। ठीक है साहब। अब हम लोग देखते हैं इनको याद करने की ट्रिक। तो जयपुर रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट है, जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट का नाम है आपका ईडन। यानी जयपुर को वहां पे ऐसे देखो, जयपुर बहुत बड़ी सिटी है और जयपुर में सर्वाधिक क्या है? गार्डन। तो ईडन गार्डन का मिलेगा आपको जयपुर में मिलेगा। यानी जयपुर में सर्वाधिक क्या है? गार्डन। और एक गार्डन है ईडन गार्डन। ईडन गार्डन कहाँ पर है? जयपुर में। ईडन गार्डन कहाँ पर है भाई? जयपुर में है। तो मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ के जो राणा हैं, मेवाड़ के राणा जो हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा शासन किया है। अकबर की अधीनता स्वीकार महाराणा प्रताप ने नहीं की, इसलिए मेवाड़ के महाराणाओं से हम क्या कहेंगे? शाबाश। क्या कहेंगे? शाबाश मेवाड़ के महाराणा, आप धन्य हैं और आपने जो है मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की, इसलिए शाबाश से बन गया 100 वर्ष। यानी मेवाड़ में जो पॉलिटिकल एजेंट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है 100 वर्ष। अब बात करते हैं कोटा। कोटा रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट है उसका नाम है बर्टन। यानी कोर्ट में क्या होने चाहिए? बटन। यानी कोर्ट में क्या होने चाहिए? बटन, और बटन से हो गया बर्टन। ठीक है, कोटा रियासत का पॉलिटिकल एजेंट हो गया बर्टन और हमारे कोर्ट में क्या होने चाहिए? कोर्ट में होने चाहिए बटन। धौलपुर रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट है, धौलपुर रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट है उसका नाम है, धौलपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट का निक्सन। धौलपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट का नाम क्या है? निक्सन। और भरतपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट का नाम है मॉरिसन। और जोधपुर रियासत के जो पॉलिटिकल एजेंट है उनका नाम है मैक मौसन। अब आप ये देखो कि धौलपुर रियासत के जो पॉलिटिकल एजेंट है उसके नाम में भी सबसे अंत में क्या आ रहा है? सन। और यहाँ पर जो भरतपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट है उसके नाम में भी पीछे क्या आ रहा है? सन आ रहा है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर जोधपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट की, तो उसके नाम में भी लास्ट में क्या आ रहा है? सन आ रहा है। ठीक है साहब। तो यहाँ पर भी देखो सन है और यहाँ पर भी सन है और यहाँ भी क्या है? सन। तो सन का मतलब होता है सूर्य, और सब सूर्य सबसे पहले कहाँ निकलता है? धौलपुर में। यानी सूर्य सबसे पहले कहाँ निकलता है? कहाँ?
निकलता है। ठीक है, कहाँ निकलता है सन सबसे पहले? तो सन सबसे पहले निकलता है धौलपुर में। तो निकलता से यानी निक सन, यानी सन कहाँ निकलता है? धौलपुर में निकलता है। तो निकलता से निक्सन, निक्सन कहाँ पर है? धौलपुर में सबसे पहले सूर्य निकलता है। उससे थोड़ा लेट, लेट का मतलब है थोड़ा मोरा, थोड़ा मोरा, यानी थोड़ा लेट जो है कहाँ निकलता है सन? भरतपुर में, यानी मोरी सन, यानी थोड़ा लेट या मोरा कहाँ निकलता है? भरतपुर में। और भरतपुर को कहते हैं, भरतपुर में जो पॉलिटिकल एजेंट है भरतपुर रियासत में, उस पॉलिटिकल एजेंट का नाम है मोरी सन। यानी सन सबसे पहले कहाँ निकला? भरतपुर में, उससे थोड़ा लेट भरतपुर में हो गया तो हम लोग कह देते हैं मोरी सन। उसके बाद में जो सन जो है सबसे लास्ट में निकला है कहाँ पर? जोधपुर या मारवाड़ में। सबसे लास्ट में जो निकला है सन वो कहाँ निकला है? जोधपुर या मारवाड़ में। यानी जब तक मौसम क्या हो गया है हमारा? खराब हो गया है। जब तक मौसम क्या हो गया है? मौसम हो गया है खराब, क्योंकि सबसे अंत में जो सूर्य निकला है वो निकला है कहाँ पर? हमारे जोधपुर में। और जोधपुर में क्या हो गया? मौसम खराब हो गया। इसलिए जो यहाँ पर मौसम है वो क्या हो जाएगा? मैक मौसम। अब सुरोही में, सुरोही में अब आप लिख देखो क्या आ रहा है? सिर आ रहा है। सुरोही में क्या है? सिर। और सिर छुपाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? सिर छुपाने के लिए हमें छत की आवश्यकता है। सिर छुपाने के लिए हमें छत की आवश्यकता है ना। और छत किसकी होती है? छत होगी भैया जब हम लोग क्या बनाएंगे? हॉल जब हम लोग बनाएंगे तो हॉल के ऊपर होगी हमारी छत। ठीक है, तो सिर छुपाने के लिए किसकी आवश्यकता है? हॉल की। तो यहाँ पर सुरोही का जो हो गया जेडी हॉल। यानी जयपुर रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट है ईडन, यानी जयपुर जो है, जयपुर हमारे राजस्थान की राजधानी है। और राजधानी में सबसे ज़्यादा क्या है? गार्डन। उनमें से एक गार्डन है ईडन गार्डन। तो ईडन जो है, ईडन गार्डन्स हो गया ईडन, और ईडन हो गया पॉलिटिकल एजेंट जयपुर रियासत का। मेवाड़ के महाराणा जो है, मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ के महाराणाओं ने संघर्ष किया है किसके साथ में? मुगलों के साथ में मेवाड़ के महाराणाओं ने संघर्ष किया है। इसलिए इसलिए मेवाड़ के महाराणाओं से हम लोग कहते हैं शाबाश मेवाड़ के महाराणाओं। इसलिए हो गया मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट शाबाश। कोर्ट में क्या होने चाहिए? बटन। कोर्ट में क्या होने चाहिए? बटन। तो बटन से हो गया बर्टन। सबसे पहले सूर्य निकलता है कहाँ पर? वो धौलपुर में। निकलता से निक्सन, यानी सन से सन, और निकलता से निक्सन। उसके बाद में थोड़ा लेट निकलता है भरतपुर में, तो ये हो गया मौरी सन। उसके बाद में सबसे अंत में निकलता है कहाँ पर? जोधपुर में। तब तक मौसम क्या हो जाता है? खराब। तब तक मौसम क्या हो जाता है? खराब। तो मैक मौसम। सबसे अंत में जो सूर्य निकलता है वो निकलता है सुरोई में। और सिर को ढकने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? छत की आवश्यकता होती है। और सुरोई का पॉलिटिकल एजेंट है जेडी हॉल। हॉल में जाकर के हम लोग किसको ढकते हैं? सिर को ढकते हैं। ठीक है जी, आगे हम लोग चलते हैं। क्रांति की शुरुआत मैंने आप लोगों को बताई दी है पहले। क्रांति की शुरुआत जो है वो हुई है 10 मई 1857 को मेरठ छावनी उत्तर प्रदेश से। क्रांति की शुरुआत की है मंगल पांडे ने। और राजस्थान में जो है क्रांति की शुरुआत वो हुई है 28 मई 1857 को। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब से हुई है? 28 मई 1857 को। और ये हुई है राजस्थान में नसीराबाद। देखिए मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि सबसे पहले 1857 क्रांति की शुरुआत हुई है नशीराबाद में। अब नशीराबाद को जब मैं लिखूंगा, नशीराबाद को मुझे लिखना है एन से। ठीक है जी, एन से। और जब आपने रीजनिंग पढ़ी होगी, रीजनिंग जब आपने पढ़ी होगी तो रीजनिंग में सर ने आपको एन का क्रमांक बताया होगा 14। ठीक है, तो रीजनिंग में आपको जो एन का क्रमांक है वो बताया होगा 14। और 14 में यदि मैं 2 का गुणा कर देता हूँ तो हो जाता है 28। ठीक है, तो 28 मई को नसीराबाद छावनी में क्रांति की क्या हो गई थी? शुरुआत। और राजस्थान में सबसे पहले शुरुआत कहाँ पर हुई है? नसीराबाद छावनी में, अजमेर में। यानी 1857 की क्रांति की सबसे पहले शुरुआत हुई है नसीराबाद छावनी। नसीराबाद छावनी कहाँ पर है? अजमेर में पड़ती है। ठीक है, अब इसकी स्थापना नसीराबाद छावनी की कब हुई है? 25 जून 1818। ये चाहो तो आप लोग, बीएसटीसी का मैटर है, आप चाहो तो ये मत याद करना। ठीक है जी, ये आप लोग छोड़ सकते हो। तो 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई है। और यहाँ पर नसीराबाद में शुरुआत जो हुई है वो राजस्थान में सर्वप्रथम, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, राजस्थान में, राजस्थान में सर्वप्रथम, राजस्थान में सर्वप्रथम, यानी सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है? नसीराबाद से हुई है। और कब हुई है? 28 मई 1857
सत्तावन को राजस्थान में सर्वप्रथम शुरुआत हुई है 1857 की क्रांति की। ठीक है जी। अब मैं दूसरी बात पर चलता हूँ। 1857 की क्रांति की शुरुआत तो हो गई है। यहाँ पर देखो 1857 की क्रांति की शुरुआत, और मैंने आपको क्रांति का कारण भी बता दिया था। क्रांति का कारण है चर्बी युक्त कारतूस। कौन सा है? चर्बी युक्त कारतूस। यहाँ देखो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री एक सैनिक टुकड़ी थी, एक सैनिक टुकड़ी थी जो कि नशीराबाद में थी। कौन सी? नशीराबाद। नशीराबाद में एक सैनिक टुकड़ी थी, उसका नाम है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री एक सैनिक टुकड़ी थी जो कि यहाँ पर नशीराबाद में थी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पड़ता है बंगाल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है मेरठ। ठीक है, मेरठ से इस 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को, मेरठ से इस 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को भेजा गया था अजमेर। मेरठ से कहाँ भेजा गया था? अजमेर। और अजमेर से इस 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को भेज दिया नशीराबाद। ठीक है जी, कहाँ भेज दिया है? नशीराबाद में आ गई है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है जी, ये यहाँ से चली है मेरठ से 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है जी, ये चलिए यहाँ से मेरठ से आई अजमेर, और अजमेर से इनको भेज दिया नशीराबाद। अब जब आप ये लगाओ कि जब सैनिक आ रहे हैं यहाँ से, कहाँ से? मेरठ से आए सैनिक कहाँ पर? अजमेर में। तो सैनिकों ने सोचा कि ये भाई जैसे ही हम लोग अजमेर पहुँचेंगे, अजमेर पहुँचते ही हमें क्या मिलेगा? खाना पानी मिल जाएगा, और अजमेर जाकर के हम लोग आराम करेंगे। लेकिन अजमेर से भी सैनिकों को भगा दिया गया, और अजमेर से भगाकर सैनिकों को कहाँ भेज दिया गया? नशीराबाद छावनी। नशीराबाद कहाँ पड़ती है? अजमेर में। तो सैनिकों को ने लगा कि चलो तो नशीराबाद में जाकर के तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और हम लोग जाकर खाना पानी खाएंगे, आराम करेंगे। लेकिन सैनिकों के साथ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर सैनिकों से हथियार उनसे वापस रखने को कहा कि आप जो हैं वो अपने हथियार वापस रख दो। सैनिकों से हथियार रखने को कहा। और यहीं पर एक दूसरी सैनिक टुकड़ी तैनात थी, उसका नाम है 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। उससे कहा कि तुम लोग हथियार ले लो। यानी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से तो कहा है कि तुम हथियार रख दो, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से कहा है कि तुम लोग हथियार ले लो। इसलिए जब इनसे हथियार वापस रखवाए गए थे 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से, तो इस नेटिव इन्फेंट्री में क्या हो गया? असंतोष हो गया। क्या हो गया? असंतोष। असंतोष। तो असंतोष के चलते इन लोगों ने क्या कर दी? यहाँ पर क्रांति की शुरुआत कर दी 28 मई 1857 में। उस सैनिक टुकड़ी का नाम क्या है? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा नशीराबाद छावनी अजमेर में क्या किया गया? क्रांति की शुरुआत। भाई क्रांति का नेतृत्व जो है नशीराबाद में, वो किया है बख्तावर सिंह ने। नशीराबाद छावनी के अंदर क्रांति का नेतृत्व किसने किया है? बख्तावर सिंह ने। तो यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी हैं, उनमें से एक है स्कॉटिश वुड, और न्यू बरो की क्या कर दी है? क्रांतिकारियों ने हत्या कर दी है। और क्रांतिकारी जो हैं यहाँ से नशीराबाद से पहले गए थे ब्यावर, और ब्यावर से चले गए दिल्ली। यानी क्रांतिकारियों ने बख्तावर सिंह के नेतृत्व में नशीराबाद छावनी में क्रांति की कर दी है शुरुआत। और नशीराबाद छावनी में क्रांति की शुरुआत करने के बाद क्रांतिकारी चले गए हैं कहाँ पर? दिल्ली। क्रांतिकारी कहाँ चले गए? दिल्ली। और क्रांतिकारियों ने स्कॉटिश वुड और न्यूबरो नामक 2 अंग्रेज अधिकारियों की क्या कर दी है? हत्या कर दी है क्रांतिकारियों ने। ठीक है साहब। नशीराबाद से अंग्रेज अधिकारी थे वो ब्यावर चले गए हैं जो बचे हुए थे, और बाकी के जो क्रांतिकारी हैं वो चले गए दिल्ली। ठीक है जी। अब नशीराबाद छावनी के बाद में अगली छावनी है जिसमें विद्रोह होता है, वो छावनी है नीमच छावनी। नीमच छावनी पड़ती है मध्य प्रदेश में। नीमच छावनी में जो विद्रोह हुआ था वो हुआ है 3 जून 1857 को। नीमच छावनी में विद्रोह कब हुआ है? नीमच छावनी में विद्रोह हुआ है 3 जून 1857। देखो, नशीराबाद को मैंने आप लोगों को याद करने की ट्रिक बताई
नसीराबाद में पहला अक्षर है एन और एन का क्रमांक है 14 और 14 में हम 2 का गुणा कर देते हैं तो ये हो जाता है 28 और 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब नीमच में आप लोग अक्षर देखिए कितने हैं, 3, 1, 2 और 3, यानी 3 अक्षर हैं। तो यहाँ पर क्रांति की शुरुआत कब हो रही है, 3 जून 1857 को, यानी नीमच में अक्षर कितने, 3, तो यहाँ क्रांति की शुरुआत कब, 3 जून को। ठीक है। और नशीराबाद में एन का क्रमांक कितना, 14 है, तो 14 दुना 28 मई। तो नशीराबाद नीमच छावनी में भी क्या हो गई, क्रांति की शुरुआत हो गई है भाई नीमच छावनी में। अब नीमच छावनी में यहाँ पर जो छावनी का अधिकारी है, यानी नीमच छावनी पड़ती है एमपी में, और यहाँ पर छावनी का जो अधिकारी है या पॉलिटिकल एजेंट है वो है सोबर्स। और सोबर्स पॉलिटिकल एजेंट कहाँ का है, सोबर्स है मेवाड़ का या फिर उदयपुर का। सोबर्स कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट है, मेवाड़ या फिर उदयपुर का। अब यहाँ पर एक कर्नल है, उसका नाम है कर्नल एबोट। एक व्यक्ति है उसका नाम है कर्नल एबोट। ठीक है जी। तो ये छावनी में अधिकारी थे, एक था सोबर्स जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है और एक है कर्नल एबोट। अब यहाँ पर नसीराबाद में क्रांति का नेतृत्व है वो किया है मोहम्मद अली बेग नाम के एक सैनिक ने क्रांति का नेतृत्व किया है नसीराबाद में। उस सैनिक का नाम क्या है, उस सैनिक का नाम है मोहम्मद अली बेग। तो मोहम्मद अली बेग ने यहाँ पर क्रांति का क्या किया है, नेतृत्व किया है भाई। कहाँ पर, नीमच छावनी। और नीमच छावनी कहाँ पड़ती है, एमपी। तो नीमच छावनी की अब हम लोग स्टोरी जान लेते हैं। नीमच छावनी में विद्रोह हुआ था 3 जून को। नीमच छावनी में विद्रोह हुआ कब, 3 जून को। तो ये घटना है 2 जून की। कब की, 2 जून की। तो 2 जून के दिन कर्नल एबोट जो कि छावनी का अधिकारी था और एक था मेजर सोबर्स। तो कर्नल एबोट क्या कर रहे थे, अपने सैनिकों को कर्नल एबोट ने परेड ग्राउंड में बनाया। यहाँ पर एक ग्राउंड है और इस ग्राउंड में कर्नल एबोट ने अपने सभी सैनिकों को परेड ग्राउंड में बुला लिया है। ठीक है जी। तो कर्नल एबोट अपने सैनिकों को परेड ग्राउंड में बुला करके क्या बोल रहे हैं कि भाई तुम लोग ये शपथ लो कि तुम लोग आजीवन, यानी जब तक तुम लोग हमारी सेना में रहोगे और तुम लोग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर अंग्रेजी हुकूमत के साथ में वफादार रहोगे। यानी कर्नल एबोट जो है वो सैनिकों को वफादारी की शपथ दिला रहा है। क्या कह रहा है कर्नल एबोट कि जितने भी हमारे सैनिक हैं वो ये शपथ लीजिए कि आप लोग अंग्रेजी हुकूमत या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में हमेशा वफादार बने रहोगे। तो मोहम्मद अली बेग नाम के एक सैनिक ने यहाँ पर शपथ लेने से मना कर दिया। मोहम्मद अली बेग नाम के सैनिक ने शपथ लेने से किससे मना कर दिया, कर्नल एबोट से कहा कि भाई मैं तो शपथ नहीं लूंगा, तुम जो शपथ दिला रहे हो। तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई ऐसे तो शपथ क्यों नहीं लेगा, ठीक है तुझे शपथ लेनी चाहिए, तो हमारा सैनिक है। तो उसने कारण बताया कि मैं इसलिए शपथ नहीं लूंगा कि अंग्रेजों ने भी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो संधि की थी तो अंग्रेजों ने भी अपनी संधि तोड़ दी है। ठीक है, यानी कि अंग्रेजों ने जब संधि की थी, अंग्रेजों ने कहा था कि हम किसी भी रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जबकि उस वक्त अंग्रेजों ने अवध के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करके अवध रियासत को हड़प लिया था। कौन सी रियासत को, अवध रियासत को हड़प लिया था। और यही एग्जाम्पल दिया था मोहम्मद अली बेग ने। मोहम्मद अली बेग ने कहा था कि तुमने शपथ ली थी, जो संधि काल किया था उसमें तुम लोगों ने कहा था कि हम लोग किसी भी रियासत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो फिर तुम लोगों ने अवध को क्यों हड़पा। ठीक है, ये 2 जून की घटना है। 2 जून को जब कर्नल एबोट वफादारी की क्या दिला रहा था, शपथ दिला रहा था, उस दिन क्या हुआ, मोहम्मद अली बेग ने शपथ लेने से मना कर दिया और उसने कहा कि अंग्रेजों ने भी अपनी शपथ नहीं निभाई है, अंग्रेजों ने अवध को हड़प लिया है, तो हम भारतीय अपनी शपथ क्यों निभाएं। तो मोहम्मद अली बेग ने यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व किया है और क्रांति की शुरुआत कर दी है। किसके नेतृत्व में, मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व। अब आगे मैं चलता हूँ, मोहम्मद अली बेग ने यहाँ पर क्रांति की क्या कर दी है, शुरुआत। अब यहाँ से क्या हुआ, जब क्रांति की शुरुआत हो गई है तो नीमच छावनी से, कहाँ से, नीमच छावनी से, इस छावनी के अंदर 40 अंग्रेज अधिकारी थे। कितने अंग्रेज अधिकारी थे, 40 अंग्रेज अधिकारी थे नीमच छावनी में।
तो ये नीमच छावनी से अंग्रेज अधिकारी भाग करके चले गए हैं डूंगला गांव में। कहाँ चले गए हैं? डूंगला गांव में। और डूंगला गांव कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। डूंगला गांव कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ जिले में। यानी कि नीमच छावनी में जब विद्रोह की शुरुआत हो गई तो यहाँ से 40 अंग्रेज अधिकारी भाग करके एक डूंगला नामक गांव में चले गए। और डूंगला नामक गांव कहाँ है? चित्तौड़ में। यहाँ पर ये डूंगला नामक गांव में एक किसान है रूंगाराम। एक किसान है रूंगाराम। तो रूंगाराम किसान ने इनको शरण दिया डूंगला नामक गांव में। और डूंगला नामक गांव कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में। 40 अंग्रेज अधिकारी भागे। ठीक है साहब। अब यहाँ पर जो है मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है सोबर्स। क्या कौन सा है? सोबर्स। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है सोबर्स। जब मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट को पता चला कि नीमच छावनी से हमारे जो अंग्रेज अधिकारी हैं वो भाग गए, कितने? 40 अंग्रेज अधिकारी भाग गए। ये बात सोबर्स को पता चली। तो सोबर्स ने, मेवाड़ के महाराणा थे उस वक्त स्वरूप सिंह, तो सोबर्स ने, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को जगमंदिर महलों में शरण दी। किसके कहने पर शरण दी? पॉलिटिकल एजेंट जो थे मेवाड़ के सोबर्स, उनके कहने पर जगमंदिर महलों में शरण दी है। किसने? मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 40 अंग्रेज अधिकारी जो नीमच से भागे हैं उनको जगमंदिर महलों में शरण दी है। और ये जगमंदिर महल कहाँ पर है? जगमंदिर महल कहाँ पर है? जगमंदिर महल है पिछोला झील में। जगमंदिर महल कहाँ पर है? पिछोला झील के किनारे। यानी कि नीमच छावनी से अंग्रेज अधिकारी भागे हैं 40। ठीक है, नीमच छावनी से 40 अंग्रेज अधिकारी भागे हैं। 40 अंग्रेज अधिकारी भाग करके किसान के घर पर रुके हैं। कहाँ पर? किसान के घर पर रुके हैं। किसान के बाद में उनको जगमंदिर महलों में शरण दी गई है। किसान के बाद में उनको जगमंदिर महलों में क्या दी गई है? शरण। और जगमंदिर महलों में शरण किसने दी है? मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने शरण दी है। और जगमंदिर महलों में इनकी जो देखभाल की है वो की है गोकुल चंद पारीक ने। ये चांद नहीं है भाई, ये चंद है। गोकुल चंद पारीक की देखरेख में इन अंग्रेज अधिकारियों की क्या हुई है? देखभाल की गई है। तो ये हो गया हमारा नीमच छावनी। अब नीमच छावनी के बाद में क्रांतिकारी जो है हमारे यहाँ पर, नीमच छावनी से अंग्रेज अधिकारी तो चले गए जगमंदिर महल। पिछोला झील के किनारे तो जगमंदिर महल बने हैं, उनमें अंग्रेज अधिकारी चले गए। अब क्रांतिकारी जो हैं सबसे पहले गए टोंक में। क्रांति कहाँ गए? टोंक में। टोंक में क्रांतिकारियों का जनता ने क्या किया है? स्वागत किया है। टोंक में क्रांतिकारियों का जनता द्वारा स्वागत किया गया है। अब टोंक से ये जो क्रांतिकारी हैं वो गए, पहले गए निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा कहाँ पड़ता है? टोंक में, जहाँ जनता ने स्वागत किया है। निम्बाहेड़ा से गए देवली। देवली भी कहाँ पड़ता है? देवली भी टोंक में पड़ता है। उसके बाद में अभी ये जो क्रांतिकारी हैं, उसके बाद में क्रांतिकारी गए हैं आपके आगरा में। उसके बाद में क्रांतिकारी कहाँ गए? आगरा में। और आगरा से फिर चले गए क्रांतिकारी दिल्ली। और आगरा में जो है क्रांतिकारियों ने लूटपाट भी की है। आगरा के किले में क्रांतिकारियों ने लूटपाट की है और धन लूट करके भी ये लोग ले गए हैं क्रांतिकारी। आगरा से क्रांतिकारी चले गए कहाँ पर? दिल्ली चले गए हैं। ठीक है, और अंग्रेज अधिकारी कहाँ पर हैं? अंग्रेज अधिकारी हैं जगमंदिर महलों के अंदर। अब हमारी जो अगली छावनी है वो है देवली छावनी। कौन सी है? देवली छावनी। और देवली छावनी पड़ती है हमारी टोंक रियासत के अंदर। देवली छावनी कहाँ पड़ती है? टोंक रियासत के अंदर। तो टोंक में विद्रोह, टोंक में विद्रोह, टोंक में विद्रोह। तो टोंक में जो सैनिक टुकड़ी थी उसका नाम है महीदपुर सैनिक टुकड़ी। टोंक में जो सैनिक छावनी है उसका नाम है महीदपुर सैनिक छावनी। तो नसीराबाद छावनी से, नसीराबाद के जो बाद में जो विद्रोह हुआ था नीमच, कहाँ से हुआ? नीमच। और नीमच पड़ता है एमपी। अब नीमच से जब क्रांतिकारी गए थे निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा से देवली, और देवली में ये देवली सैनिक छावनी यहाँ पर आ गई, देवली सैनिक छावनी। और देवली सैनिक छावनी के जो क्रांतिकारी हैं, देवली सैनिक छावनी के क्रांतिकारी जो हैं वो अब यहाँ पर नीमच के जो क्रांतिकारी हैं, कहाँ के? नीमच के जो क्रांतिकारी हैं उनके साथ में देवली के क्रांतिकारी शामिल हो गए हैं। कहाँ के? देवली जो सैनिक छावनी है टोंक, उसी में शामिल हो गए हैं। कौन? नीमच के क्रांतिकारियों के साथ अब देवली के क्रांतिकारी शामिल हो गए हैं। और यहाँ पर कौन सी सैनिक टुकड़ी है? महीदपुर सैनिक टुकड़ी। और क्रांतिकारी जो है नीमच सैनिक छावनियों के साथ में ही कहाँ चले गए हैं? दिल्ली चले गए। और
देवली टोंक में जो क्रांति की शुरुआत है वो हुई है 5 जून को। कब हुई है क्रांति की शुरुआत? 5 जून को। ठीक है जी। अब हम लोग चलते हैं अगली क्रांति की तरफ। हमारी अगली जो सैनिक छावनी है जिसमें क्रांति की शुरुआत हुई है वो सैनिक छावनी है एरेनपुरा सैनिक छावनी। हमारी जो अगली सैनिक छावनी है वो कौन सी सैनिक छावनी है? एरेनपुरा सैनिक छावनी। और एरेनपुरा कहाँ पर है? एरेनपुरा सैनिक छावनी पड़ती है हमारी पाली में। एरेनपुरा कहाँ पर है? एरेनपुरा पड़ती है पाली में। एरेनपुरा सैनिक छावनी है पाली में। और एरेनपुरा सैनिक छावनी में जो विद्रोह की शुरुआत हुई है वो ये 21 अगस्त 1857। ठीक है। आप लिखो एरेनपुरा। एरेनपुरा में अंत में आएगा आपका ये वाला रा। एरेनपुरा में अंत में आपका ये वाला रा आएगा और इससे बन गया आपका 21। क्या बन गया? 21। और 21 में आप लोगों को क्या लगा देना है? अगस्त। ठीक है। देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार। एरेनपुरा, एरेनपुरा में आप लोग यहाँ तक छोड़ दो। ठीक है, आप लोग यहाँ तक छोड़ दो। आप सिर्फ इस पर फोकस करो, इन 2 अक्षरों पर फोकस करो। ठीक है। बन गया ना आपका 21। तो 21 अगस्त को एरेनपुरा में किसकी शुरुआत हो गई आपकी? ठीक है जी, 21 अगस्त को हो गई है अभी हमारे क्रांति की शुरुआत। कहाँ पर? एरेनपुरा। एरेनपुरा सैनिक छावनी पड़ती है हमारी पाली में। ठीक है, या फिर मारवाड़ में पड़ती है एरेनपुरा सैनिक छावनी। और एरेनपुरा सैनिक छावनी में जो विद्रोह की शुरुआत है या फिर क्रांति की शुरुआत हुई है वो हुई है 21 अगस्त को। ठीक है, 21 अगस्त। अब क्या है, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है या पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, इससे क्या है कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम लोग आपके लिए समय समय पर और अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। ठीक है। अब यार आप लोग क्या है कि सब्सक्राइब चैनल को करते नहीं हो, उसके बाद में लाइक शेयर करते नहीं हो, फिर भी मैं आपके लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मेहनत करता हूँ। ठीक है। इसमें क्या है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत तेज़ कमरे भभकने लगते हैं क्योंकि पंखा भी बंद करना पड़ता है ना ताकि आवाज़ नहीं आए पंखा की, कूलर की। तो बहुत ज़्यादा गर्मी में यहाँ पर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग देख लो। ठीक है ना, इसलिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना चाहिए। तो अंग्रेजों द्वारा 1835 में, इसको आप लोग छोड़ दो। ठीक है, 21 अगस्त को यहाँ पर एरेनपुरा में क्रांति की शुरुआत हुई है। कब हुई है? 21 अगस्त को। तो सैनिकों ने क्या किया? एरेनपुरा छावनी को लूट लिया है। सैनिकों ने एरेनपुरा छावनी को लूट लिया है और लूटने के बाद जब सैनिक जो हैं दिल्ली जा रहे हैं, सैनिकों ने एरेनपुरा छावनी को लूट लिया और लूटने के बाद सैनिक जो हैं वो जा रहे हैं दिल्ली। और सैनिकों ने इस छावनी को लूटने के बाद एक नारा दिया था, वो नारा है चलो दिल्ली मारो फिरंगी। सैनिकों ने एक नारा दिया है, वो नारा है चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये कब नारा कब दिया है सैनिकों ने? एरेनपुरा छावनी को लूटने के बाद में। ठीक है जी, यहाँ पर ये नारा आप लोगों को ध्यान रखना है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अब एरेनपुरा सैनिक छावनी का जो नेतृत्व है वो किया है आउबा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा। यानी कि अभी तक हम लोगों ने जितनी भी सैनिक छावनियां देखी हैं उनमें क्रांति का नेतृत्व जो है वो सैनिकों ने किया है। लेकिन यहाँ पर जो सैनिकों का नेतृत्व कर रहे हैं या फिर सेना का जो नेतृत्व कर रहे हैं क्रांति का, वो एक ठिकाने के ठाकुर कर रहे हैं। उनका नाम है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। और ये ठाकुर जो हैं वो आउबा ठिकाने के ठाकुर हैं। उनका नाम है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ये जो आउबा ठिकाना है ये जोधपुर, कौन सी रियासत? जोधपुर रियासत के अंदर था। आउबा ठिकाना जोधपुर रियासत के अंदर था और आउबा ठिकाने के ठिकानेदार हैं ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने एरेनपुरा सैनिक छावनी का क्या किया? यहाँ पर नेतृत्व किया ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। अब एक स्थान पड़ता है खैरवा। कौन सा स्थान पड़ता है? खैरवा। यहाँ पर एरेनपुरा से आ रहे हैं सैनिक। ठीक है जी, यहाँ पर एरेनपुरा से अपने सैनिक आ रहे हैं और यहाँ पर जो है आउबा से आ रहा है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। और यहाँ पर सैनिक और कुशाल सिंह चंपावत की क्या होती है? मुलाकात। और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जो है वो यहाँ से ले जाता है सैनिकों को अपने साथ में आउबा। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत इन सैनिकों को अपने साथ में कहाँ ले जाता है? आउबा। तो
तो एरनपुरा के सैनिक छावनी कहाँ चले जाते हैं? आउवा के ठिकानेदार ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के साथ में चले जाते हैं। तो इस तरह सैनिकों का नेतृत्व कौन करता है? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। यानी एरनपुरा में सैनिक छावनी थी एक, और एरनपुरा पड़ता है कहाँ पर? पाली में। अब एरनपुरा सैनिक छावनी में जो विद्रोह हुआ है वो हुआ 21 अगस्त को। अब 21 अगस्त को विद्रोह हो गया एरनपुरा सैनिक छावनी में। जब सैनिक छावनी से सैनिक चले तो सैनिकों ने एक नारा दिया है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अब खैरवा में, खैरवा एक स्थान पड़ता है पाली में, तो खैरवा नामक स्थान पर इधर से सैनिक आए, उधर से आया ठाकुर। ठाकुर ने सैनिकों से मुलाकात की और इन सैनिकों को ठाकुर ले गया है आउवा। ठीक है जी। तो ठाकुर सैनिकों को आउवा ले गया है। ठाकुर के नेतृत्व में इस सेना ने 3 प्रमुख युद्ध लड़े। सेना ने 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े हैं। किसके नेतृत्व में? ठाकुर के नेतृत्व में। पहला युद्ध है बिथोड़ा का युद्ध, दूसरा युद्ध है चोलावास का युद्ध, तीसरा युद्ध है आउवा का युद्ध। यानी इन युद्धों का अगर तुम लोग क्रम देखो तो तो क्रम क्या है? BCA। बी से बिथोड़ा का युद्ध, सी से चोलावास का युद्ध और ए से आउवा का युद्ध। यानी इन युद्धों का क्रम क्या है? BCA। बी से बिथोड़ा का युद्ध, सी से चोलावास का युद्ध, ए से आउवा का युद्ध। यानी ठाकुर के नेतृत्व में सेना ने 3 प्रमुख युद्ध लड़े। तो बिथोड़ा के युद्ध में ठाकुर की जीत हुई, चोलावास के युद्ध में ठाकुर की जीत हुई, आउवा के युद्ध में ठाकुर की हार हुई है। आउवा के युद्ध में ठाकुर की हार हुई है। और एरनपुरा सैनिक छावनी में इन लोगों ने जो केंद्र बनाया था, अपना प्रमुख केंद्र सैनिकों ने और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने, वो बनाया था सुगाली माता मंदिर। क्या बनाया था? सुगाली माता का मंदिर। ठीक है जी। सुगाली माता के मंदिर को इन लोगों ने क्या बनाया है? अपना प्रमुख केंद्र बनाया है। और 3 युद्ध हुए हैं। एक है बी से बिथोड़ा, सी से चोलावास, ए से आउवा। आउवा के युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत हार जाते हैं। बिथोड़ा और चोलावास के युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत सेना का नेतृत्व करते हैं और जीत जाते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला युद्ध है वो है बिथोड़ा का युद्ध। सबसे पहला युद्ध कौन सा है? सबसे पहला युद्ध जो सेना ने लड़ा है ठाकुर के नेतृत्व में वो है बिथोड़ा का युद्ध। इसमें जोधपुर के किलेदार ओनाड सिंह की मृत्यु हो जाती है। इसमें जोधपुर का किलेदार था ओनाड सिंह की क्या हो गई? मृत्यु। ठीक है। तो सबसे पहला युद्ध लड़ा बिथोड़ा का युद्ध और इसमें ओनाड सिंह की मृत्यु हो गई। ओनाड सिंह था जोधपुर का किलेदार। ठीक है साहब। तो बी के बाद में हम लोग आते हैं सी, यानी चोलावास का युद्ध। इस चोलावास के युद्ध में जो है जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट है मैक मौसन। यानी सबसे पहले हम लोगों ने सन के पढ़े थे 3, पहला, दूसरा, तीसरा। यानी सबसे पहले सन कहाँ निकलता है? धौलपुर में। तो धौलपुर का हो गया निक्सन। धौलपुर का पॉलिटिकल एजेंट क्या था? निक्सन। उसके बाद में निकलता है भरतपुर में। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट हो गया मॉरिसन। उसके बाद में सूर्य निकला था आपका जोधपुर में, और जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो हो गया मैक मौसन। अब इस युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैक मौसन मारा गया और मैक मौसन का सिर काटकर आउवा के किले पर लटका दिया। यानी पहला युद्ध लड़ा था उसमें ओनाड सिंह जो जोधपुर का किलेदार था उसकी क्या हो गई? मृत्यु। दूसरा युद्ध लड़ा था उसमें मैक मौसन जो कि चोलावास के युद्ध में मारा गया। मैक मौसन क्या था? भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट। तो मैक मौसन की मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर क्या किया है सैनिकों ने? मैक मौसन का सिर काटकर आउवा के किले पर मैक मौसन का सिर काट करके यहाँ पर आउवा के किले पर लटका दिया है। मैक मौसन का सिर काट कर चोलावास के युद्ध में। और इस युद्ध को कालेवा गोरों का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को जो है वो कालेवा गोरों का युद्ध कहा जाता है। किस युद्ध को कहा जाता है कालेवा गोरों का युद्ध? कालेवा गोरों का युद्ध कहा जाता है आपके चोलावास के युद्ध को कालेवा गोरों का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक तरफ थे अंग्रेज और एक तरफ थे ठाकुर और सैनिक। इसलिए इस युद्ध को कालेवा गोरों का युद्ध कहा जाता है। कालेवा गोरों का युद्ध किसको कहा जाता है? चोलावास के युद्ध को। चोलावास के युद्ध में एक पॉलिटिकल एजेंट मारा गया था। उस पॉलिटिकल एजेंट का नाम क्या है? तो उस पॉलिटिकल एजेंट का नाम है मैक मौसन। ठीक है जी। अब उसके बाद में जो हमारा सबसे अंतिम युद्ध है वो है आउवा का युद्ध। सबसे अंतिम युद्ध कौन सा है? आउवा का युद्ध। ठीक है जी। चोलावास के बाद में ये देखो आउवा का युद्ध।
आउवा के युद्ध में एक तरफ है कर्नल होम्स और हंसराज जोशी। ठीक है, इसको आप लोग याद भी मत रखो, कर्नल होम्स और हंसराज जोशी और कुशाल सिंह चंपावत। बस आप लोग ये याद रखो कि इस युद्ध में, जो आउवा का युद्ध था, इस युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की क्या हो गई है, हार हुई है। इस युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की क्या हुई है, हार हुई है। ये देखिए, इस युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की क्या हो गई, हार हुई है इस युद्ध में। कौन से युद्ध में, आउवा के युद्ध में। यानी अभी हम लोगों ने एरनपुरा सैनिक छावनी में 3 युद्ध देखे, और 3 युद्ध कौन से हैं, बी से बिथोड़ा के युद्ध, सी से चोलावास के युद्ध, ए से आउवा के। बिथोड़ा के युद्ध में ओनार सिंह पवार मारा गया। चोलावास के युद्ध में एक व्यक्ति मारा गया था, उसका नाम है मैकमोसन। अब यहाँ पर जो आउवा का युद्ध है उसमें ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की हार हो गई है। ठीक है जी। अब यहाँ पर हार हो गई है तो अंग्रेजों ने क्या किया है, अब यहाँ पर अंग्रेज करवाएंगे भैया जांच। क्या करवाएंगे अंग्रेज करवा रहे हैं यहाँ पर जांच। ठीक है, अब अंग्रेजों ने क्या करवाई है, जांच करवाई है। और जांच के लिए अंग्रेजों ने एक जांच आयोग बैठाया है, और उस जांच आयोग का नाम है टेलर आयोग। ठीक है, इस टेलर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट में कहा कि कुशाल सिंह चंपावत जो है वो निर्देश है। यानी एक जांच कमेटी बैठाई, उस जांच कमेटी का नाम है टेलर आयोग, और टेलर आयोग ने कुशाल सिंह चंपावत को जांच में निर्दोष करार दिया गया। ठीक है जी। तो कुशाल सिंह चंपावत को क्या दे दिया, यहाँ पर निर्दोष दे दिया है। किस आयोग ने, टेलर आयोग द्वारा कुशाल सिंह चंपावत को निर्दोष करार दिया है। अब 1857 की क्रांति के अन्य केंद्र। 1857 की क्रांति में कोटा का पॉलिटिकल एजेंट जो है वो था बर्टन। 1857 की क्रांति के अंदर कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो था बर्टन। ये देखो, ये है हमारा कोटा का पॉलिटिकल एजेंट, इसका नाम है बर्टन। कोर्ट में क्या होंगे, बर्टन। कोटा में जो थी कोई भी सैनिक छावनी तो नहीं है भाई, सैनिक छावनियां थी 6, और 4 में हुआ है अपना विद्रोह। यानी 2 ऐसी सैनिक छावनियां हैं जिनमें क्या नहीं हुआ है, विद्रोह। और वो जो 2 सैनिक छावनियां हैं उनमें से है, एक है ब्यावर। कौन सी है, ब्यावर। और एक है खैरवाड़ा। ब्यावर सैनिक छावनी और खैरवाड़ा सैनिक छावनी में क्या नहीं हुआ है, विद्रोह नहीं हुआ है। ठीक साहब, ब्यावर और खैरवाड़ा सैनिक छावनी में क्या नहीं हुआ है, विद्रोह नहीं हुआ है। अब कोटा में जो विद्रोह था, कोटा में देखो सैनिक छावनी तो है नहीं, तो कोटा में जन विद्रोह था। यानी कोटा में जो विद्रोह की शुरुआत की है वो कोटा में विद्रोह किया है जनता द्वारा। जन विद्रोह का मतलब है कोटा में जो विद्रोह किया गया है वो किया गया है जनता द्वारा। ये मान लीजिए कि हम कोटा का क्या है, दुर्ग है। तो जनता द्वारा इस कोटा दुर्ग के अंदर, कोटा का राजा था राम सिंह। कोटा का राजा कौन था, राम सिंह। इस राम सिंह जो कोटा का राजा था, उसको इस दुर्ग के अंदर जनता ने कैद कर लिया। ठीक है, इस जनता ने कोटा दुर्ग के अंदर, कोटा का राजा था राम सिंह, उस राम सिंह को इस दुर्ग के अंदर क्या कर लिया है, कैद कर लिया है। राजस्थान में सबसे लंबे समय तक क्रांति यहाँ पर रही है कोटा में। लगभग 6 माह तक यहाँ पर क्रांति रही है कोटा में। और कोटा में जो क्रांति का नेतृत्व है वो किया है जयदयाल ने और मेहराब खान ने। जयदयाल और मेहराब खान ने। कोटा का राजा था इस समय राम सिंह द्वितीय। कोटा का राजा कौन था, राम सिंह द्वितीय। विद्रोहियों ने इसे दुर्ग में कैद कर लिया, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। यानी विद्रोहियों ने, जो जन विद्रोह यहाँ पर हुआ है, जनता के द्वारा जो विद्रोह हुआ है, जनता ने कोटा के राजा राम सिंह को क्या कर लिया है, कैद कर लिया है। और राम सिंह को कैद करके कोटा का पॉलिटिकल एजेंट जो मैंने आप लोगों को बताया था बर्टन की क्या कर दी है, हत्या। बर्टन की क्या कर दी है, हत्या। यानी कि कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन है, बर्टन की हत्या कर दी है किसने, जनता ने। और कोटा के राजा राम सिंह को क्या कर लिया है, नजरबंद कर दिया है कोटा दुर्ग के अंदर। और यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व किया है जयदयाल। जयदयाल कौन थे, वकील। एक है मेहराब खां और एक है रतनलाल। ठीक है, अब राम सिंह द्वितीय को क्या कर लिया इन लोगों ने, कोटा दुर्ग के अंदर कैद कर लिया है।
और राम सिंह द्वितीय को करौली के राजा मदन पाल की सहायता से स्वतंत्र करवाया। यानी उस दुर्ग पर कब्जा हो गया अभी क्रांतिकारियों का। ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग पर क्रांतिकारियों का कब्जा हो गया है। तो इस दुर्ग को क्रांतिकारियों से मुक्त कराने के लिए करौली के राजा मदन पाल ने अपनी क्या भेजी थी, सेना भेजी है। करौली के राजा मदन पाल ने इस दुर्ग को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी सेना भेजी है। तो करौली के राजा मदन पाल की सहायता से, करौली के राजा मदन पाल की सहायता से इस दुर्ग को क्या करवा लिया गया है, इस दुर्ग को क्रांतिकारियों से मुक्त करवा लिया गया है। और इस तरह जो राजा थे कहाँ के, कोटा के राम सिंह द्वितीय, उनको क्रांतिकारियों की कैद से आज़ाद करवाया गया। यानी कि किसने, किसकी सहायता से, करौली के राजा मदन पाल ने स्वतंत्र करवाया है कोटा के राजा राम सिंह द्वितीय को। अब क्या हुआ था, कोटा के राजा को जो स्वतंत्र करवाया है, तो कोटा के राजा की जो तोप सलामी है ना, तोप सलामी, वो तो कर दी थी कम। कोटा का राजा कौन था, कोटा का राजा है राम सिंह। तो राम सिंह द्वितीय की तोप सलामी क्या कर दी थी अंग्रेजों ने, कम कर दी थी, तोप सलामी। इसकी तोप सलामी अंग्रेजों ने कम कर दी है, कम। और करौली के राजा जो मदन पाल है, इसकी तोप सलामी क्या कर दी है, बढ़ा दी है। यानी करौली का राजा है मदन पाल, जिसने कोटा के राजा को मुक्त कराया है, उसकी तो तोप सलामी बढ़ा दी है। और राम सिंह जो द्वितीय है कोटा का राजा, उसकी तोप सलामी क्या कर दी है, कम। ठीक है साहब। अब विद्रोही ने क्या किया, विद्रोही जो थे उन्होंने कोटा के पॉलिटिकल एजेंट बर्टन को मार दिया था। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट जो है बर्टन, उसको विद्रोहियों ने मार दिया था। और कोटा के पॉलिटिकल एजेंट को मारने के बाद में उन लोगों ने क्या किया, कोटा का राजा जो है वो राम सिंह द्वितीय, कोटा के राजा राम सिंह द्वितीय से एक पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए। कोटा के राजा राम सिंह द्वितीय से एक पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए। और उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि यहाँ पर जो बर्टन है ना, बर्टन पॉलिटिकल एजेंट, किसकी, बर्टन पॉलिटिकल एजेंट की हत्या राम सिंह द्वितीय के कहने पर हुई है। ठीक है। तो इस तरह से क्रांतिकारियों ने उल्टा राम सिंह को फंसा दिया। यानी एक पत्र लिखा, उस पत्र पर राम सिंह द्वितीय से सिग्नेचर करवाए और उसमें लिखा गया कि यहाँ पर जो बर्टन है पॉलिटिकल एजेंट, उस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या में राम सिंह द्वितीय का हाथ है। अब यहाँ पर कोटा में जो क्रांति का प्रमुख केंद्र था वो है मथुरेश जी मंदिर कोटा, मथुरेश जी मंदिर कोटा। तो कोटा में क्रांति को हम लोग एक बार देख लेते हैं। कोटा में सैनिक छावनी नहीं थी, कोटा में सैनिक छावनी नहीं है। तो कोटा में जो विद्रोह हुआ है वो विद्रोह कैसा है, जन विद्रोह है। कोटा में जो विद्रोह हुआ है वो विद्रोह है, पीछे चलाऊंगा रुको थोड़ी देर। कोटा में जो विद्रोह हुआ है वो है जन विद्रोह। यानी कोटा में सैनिक छावनी नहीं है, इसलिए कोटा में जनता ने विद्रोह किया है। जनता ने कोटा दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया है और उसके अंदर नजरबंद कर लिया है कोटा के राजा राम सिंह द्वितीय को। करौली के राजा मदन पाल की सहायता से, करौली के राजा मदन पाल की सहायता से कोटा दुर्ग को आज़ाद करवाया है, या फिर राम सिंह द्वितीय को आज़ाद करवाया। तो यहाँ पर जनरल रॉबर्ट जो है 30 मार्च 1858 को रॉबर्ट ने कोटा शहर को विद्रोहियों से पूर्णतः मुक्त करवाया है। यानी 30 मार्च 1858 को कोटा शहर को रॉबर्ट्स के द्वारा विद्रोहियों से पूर्णतः यानी पूरी तरह से मुक्त करवा लिया गया। ठीक है। अब कोटा की क्रांति में क्या है, जयदयाल और मेहराब खां को क्या दी गई है, फांसी दी गई है। कोटा की क्रांति में जयदयाल और मेहराब खां को फांसी दी गई है। कोटा की क्रांति में जयदयाल और मेहराब खां को। ठीक साहब। अब हम लोग चलते हैं कोटा के क्रांति के बाद में एक क्रांति हमारी होती है टोंक रियासत के अंदर। टोंक रियासत में भी एक सैनिक छावनी थी देवली, लेकिन यहाँ पर हुआ है जन विद्रोह। तो टोंक के जो नवाब थे, टोंक के नवाब हैं वजीरुद्दौला। टोंक के नवाब कौन है, टोंक के नवाब हैं भैया वजीरुद्दौला। ये अंग्रेजों के समर्थन थे, यानी अंग्रेजों का साथ दे रहे थे टोंक के नवाब। और एक तरफ है विद्रोही, विद्रोही थे टोंक के मामा हैं, उनका नाम है मीर आलम खां। ये क्रांतिकारियों का साथ दे रहे थे। यानी सीधा सीधा क्वेश्चन यही आएगा, बस ये वजीरुद्दौला याद रख लेना कि टोंक के नवाब ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। तो आपको उत्तर होगा क्रांतिकारियों ने, टोंक के नवाब ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है जी। आगे चलते हैं। आगे अगला वो है भरतपुर में क्रांति। तो भरतपुर में जो क्रांति है मेव और गुर्जरों ने की थी।
भरतपुर में क्रांति जो है वो किसने की थी? मेव और गुर्जरों ने भरतपुर में क्या की थी? क्रांति की थी। मेव और गुर्जरों ने भरतपुर में क्रांति की थी। और भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट है मॉरिसन, वो भरतपुर से भाग गया था। कहाँ पर? वो भरतपुर से भागकर आ गया आगरा। और भरतपुर में क्रांति की शुरुआत जो है वो की है मेव और गुर्जर जाति के लोगों ने भरतपुर में क्रांति की है। ठीक है जी। और यहाँ से भरतपुर से भाग गया पॉलिटिकल एजेंट। और धौलपुर में जो क्रांति है, धौलपुर में क्रांति हुई थी, तो धौलपुर के अंदर यहाँ पर क्रांति, मान लो ये धौलपुर है और धौलपुर के अंदर क्रांति हो गई है, तो धौलपुर रियासत की क्रांति को दबाने के लिए पंजाब से सेना बुलाई। कहाँ से बुलाई? पंजाब से सेना बुलाई है धौलपुर की क्रांति को, धौलपुर की क्रांति को दबाने के लिए पंजाब से सेना बुलाई। और कोटा की जो क्रांति थी उसमें जो सहायता की थी करौली के राजा मदन पाल ने की थी। अलवर का राजा था बन्ने सिंह या बने सिंह, वो भी अंग्रेज समर्थक था। एक धौलपुर का, सॉरी भरतपुर जयपुर का राजा था, वो भी अंग्रेज समर्थक था। अब 1857 की जो क्रांति है, 1857 की क्रांति के प्रमुख व्यक्तित्व, यानी प्रमुख ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ऐसे व्यक्ति कौन है 1857 की क्रांति में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो पहला व्यक्ति है, उसका नाम है तात्या टोपे। पहला व्यक्ति जो है जिसने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसका नाम है तात्या टोपे। तो तात्या टोपे का जो मूल नाम है वो है रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग, तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? रामचंद्र नहीं, ये रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे जो है 1857 की क्रांति के दौरान तात्या टोपे 2 बार राजस्थान आए थे। 1857 की क्रांति के दौरान तात्या टोपे 2 बार राजस्थान आए थे। यानी मूलतः जो तात्या टोपे हैं वो ग्वालियर के रहने वाले हैं। कहाँ के? ग्वालियर के रहने वाले हैं मूलतः तात्या टोपे, ग्वालियर रियासत के रहने वाले हैं तात्या टोपे। मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? ग्वालियर रियासत के रहने वाले हैं। और ये जो हैं 2 बार कहाँ पर आए हैं? 2 बार राजस्थान आए हैं। पहली बार तो है मांडलगढ़ भीलवाड़ा, पहली बार कहाँ पर आए हैं? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। और दूसरी बार आए हैं बांसवाड़ा। ठीक है। तात्या टोपे राजस्थान की सभी रियासतों में गए थे, बस एक रियासत में नहीं गए थे, उस रियासत का नाम है जैसलमेर। ठीक है। तात्या टोपे राजस्थान की सभी रियासतों में गए थे, एक जैसलमेर रियासत को छोड़कर तात्या टोपे राजस्थान की सभी रियासतों में गए थे। पढ़ा रहा हूँ बेटा। ठीक है। तो राजस्थान की सभी रियासतों में गए थे तात्या टोपे, एक रियासत को छोड़कर, वो रियासत है जैसलमेर रियासत को छोड़कर तात्या टोपे राजस्थान की। तात्या टोपे कहाँ के क्रांतिकारी थे? ग्वालियर के क्रांतिकारी थे। और ये 2 बार राजस्थान आए थे। पहली बार इन्होंने प्रवेश किया था राजस्थान में मांडलगढ़ भीलवाड़ा से, दूसरी बार इन्होंने राजस्थान में प्रवेश किया था बांसवाड़ा से। ठीक है जी। तो तात्या टोपे राजस्थान में 2 बार आते हैं, एक बार आते हैं मांडलगढ़ भीलवाड़ा, दूसरी बार आए हैं बांसवाड़ा। ये ग्वालियर के क्रांतिकारी थे। ग्वालियर से जैसलमेर रियासत को छोड़कर राजस्थान की हर रियासत में गए हैं। तात्या टोपे ने झालावाड़ रियासत को जीत लिया था और झालावाड़ रियासत का राजा था पृथ्वी सिंह, और पृथ्वी सिंह से 5 लाख रुपए लिए थे। ठीक है। तो तात्या टोपे ने झालावाड़ रियासत के पृथ्वी सिंह को हरा दिया गया था और उनसे रुपए लिए थे 5 लाख। ठीक है। ये देखो, तात्या टोपे ने झालावाड़ के पृथ्वी सिंह को हराकर 5 लाख रुपए लिए थे। और इसने लक्ष्मण सिंह था बांसवाड़ा का, उस तो इसने बांसवाड़ा पर भी अधिकार कर लिया था, यानी बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह को हरा दिया था और झालावाड़ के पृथ्वी सिंह को, ये झालावाड़ के पृथ्वी सिंह को हरा दिया और बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह को हरा दिया। किसने? तात्या टोपे ने। और तात्या टोपे ने अभी यहाँ पर कुआड़ा में एक भीलवाड़ा का युद्ध लड़ा है तात्या टोपे ने। एक तरफ था तात्या टोपे, दूसरी तरफ है रॉबर्ट्स। तो इसमें इस युद्ध में रॉबर्ट्स जीत गया था और तात्या टोपे की क्या हो गई थी? हार। कौन सा युद्ध है? कुआड़ा का युद्ध। और कुआड़ा का युद्ध जो है, कुआड़ा कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। ये 9 अगस्त को लड़ा गया था। इस युद्ध में हार हो गई है किसकी? हमारे तात्या टोपे की। इस युद्ध में हार हो गई है तात्या टोपे की। ये युद्ध कब लड़ा था? 9 अगस्त को ये युद्ध लड़ा गया है। तात्या टोपे की इस युद्ध में हुई है हार। ठीक है। अब सीकर के सामंत ने तात्या टोपे को शरण देने के जुर्म में सीकर के सामंत को दे दी है फांसी। एक सीकर का सामंत था,
उसने तात्या टोपे को शरण दी थी। उस जुर्म में उस सीकर के सामंत को क्या दे दिया, फांसी दे दी थी अंग्रेजों ने। ठीक भाई साहब। अब दूसरी बात पर आते हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि यहाँ पर मानसिंह नरूका, मानसिंह नरूका जो है, मानसिंह नरूका ये तात्या टोपे का मित्र था। मानसिंह नरूका, मानसिंह नरूका जो है ये तात्या टोपे का मित्र था। तो इस मानसिंह नरूका ने तात्या टोपे के साथ किया है विश्वासघात और धोखे से तात्या टोपे को क्या करवा दिया है, गिरफ्तार। जब तात्या टोपे को इसने धोखे से गिरफ्तार करवा दिया गया है तो 18 अप्रैल 1859 को 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को शिवपुरी एमपी, शिवपुरी एमपी में इसको दे दी गई है फांसी। क्षिप्रा नदी के तट पर शिवपुरी मध्य प्रदेश में तात्या टोपे को दे दी गई है फांसी। देखो तात्या टोपे ग्वालियर का क्रांतिकारी था। तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे जैसलमेर रियासत को छोड़कर राजस्थान की सभी रियासतों में गया था। तात्या टोपे 2 बार राजस्थान आया था। एक बार भीलवाड़ा से प्रवेश किया था, एक बार बांसवाड़ा से प्रवेश किया था। तात्या टोपे ने झालावाड़ रियासत को जीत लिया था। तात्या टोपे ने बांसवाड़ा रियासत को जीत लिया था। तात्या टोपे जो है कुआड़ा भीलवाड़ा के युद्ध में जनरल रॉबर्ट से पराजित हुआ था। तात्या टोपे की सहायता की थी मानसिंह नरूका ने, जो सीकर का सामंत था। मानसिंह नरूका को अंग्रेजों ने दे दी फांसी। और तात्या टोपे को जो है 1859 में शिवपुरी एमपी में क्षिप्रा नदी के तट पर क्या दे दी गई है, फांसी दे दी गई है। ठीक है जी। तात्या टोपे के बाद में हम लोग अगला व्यक्ति जो 1857 की क्रांति में पढ़ने वाले हैं, उस व्यक्ति का नाम है अमरचंद बांटिया। अमरचंद बांटिया, अमरचंद बांटिया को 1857 की क्रांति का हम लोग कहते हैं भामाशाह। 1857 की क्रांति का भामाशाह कौन है, अमरचंद बांटिया। मैंने आपको पहले भी ऊपर लिखा दिया गया है कि 1857 की क्रांति का जो भामाशाह है वो है कौन, अमरचंद बांटिया। यह मूल रूप से बीकानेर राजस्थान का था भाई, बीकानेर राजस्थान का था, लेकिन ये ग्वालियर में रहते थे। कहाँ रहते थे, ग्वालियर में रहते थे। और ग्वालियर में रहते हुए इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। और इस आर्थिक सहायता करने के लिए ही इनको 1857 की क्रांति का क्या कहते हैं, भामाशाह कहा जाता है। किसको, किसको कहा जाता है भामाशाह 1857 क्रांति का, अमरचंद बांटिया। अमरचंद बांटिया को 1857 क्रांति का क्या कहा जाता है, भामाशाह कहा जाता है। अब यहाँ पर 1857 की क्रांति में एक और हमारा टॉपिक रह गया है, उसका नाम है भाई सुगाली माता। क्या नाम है, सुगाली माता। ठीक है, अब हम लोग सुगाली माता और पढ़ लेते हैं। एक है सुगाली, ये तो एक क्या है कि मुझे यहाँ पर लिखने की प्रैक्टिस है नहीं, मैं आप लोगों को सुगाली माता के बारे में वैसे ही बता देता हूँ। तो सुगाली माता जो है, सुगाली माता जो है, सुगाली माता तो अभी यहाँ पर क्या है कि सुगाली माता जो है, सुगाली माता देखिए, सुगाली माता देखिए, ये हम एक तो क्या है, मुझे इस पर पेन टेबलेट पर लिखने की क्या है प्रैक्टिस है नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ जाएगी अगर आप लोग साथ देंगे तो। ठीक है, यह है सुगाली माता, सुगाली माता। सुगाली माता को 1857 क्रांति की देवी कहा जाता है। सुगाली माता के 10 हाथ थे, 10 हाथ, सॉरी 10 सिर। सुगाली माता के 10 सिर और 54 हाथ हैं भाई। सुगाली माता के 10, सुगाली माता के हैं 10 सिर और 54 हाथ। और सुगाली माता को कहते हैं 1857 की क्रांति की देवी। सुगाली माता को कहते हैं 1857 की क्रांति की देवी। और सुगाली माता के 10 सिर और 54 हाथ हैं। सुगाली माता जो है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, यानी आऊबा का जो ठाकुर है कुशाल सिंह, कौन है, कुशाल सिंह की क्या है, इष्ट देवी है। कुशाल सिंह की इष्ट देवी है। ठीक है, ये हो गया सुगाली माता। तो इस तरह से आप लोगों की जो 1857 की क्रांति है
वो यहाँ पर होती है समाप्त। और यदि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों को हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करनी है और शेयर करके अपने दोस्तों के साथ में भेजें हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बेटा बता, तू क्या करी, कौन को फोन आओ बेटा, कौन से चाचा कर दिए थे ये बदमाश लम्बा होता है। बात करता हूँ, कौन है किसने फोन। मैंने सही नहीं किया है वो। तो बेटा देख बेटा, चाचा ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है आपके लिए, ये नहीं पढ़ाने की। देख, मेरा चाचू चाचा कैसे चलेगी। The number you have dialed is currently busy. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया